उत्तर प्रदेश में मदरसों के सर्वे को लेकर छिड़ी सियासी जंग के बीच गैर मान्यता प्राप्त मदरसों का सर्वेक्षण शुरू हो चुका है। सर्वे टीम 5 अक्टूबर तक सर्वे का काम उसे पूरा करना है और 25 अक्टूबर तक सरकार को अपनी रिपोर्ट भी सौंप देनी है। योगी सरकार के इस फैसले के बाद से तमाम मुस्लिम संगठनों ने इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। जमीयत उलेमा हिंद तो इस पर दिल्ली में बैठक भी कर चुका है और साथ ही जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी, उनका यह कहना है कि अगर मदरसों का सर्वे जरूरी है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का सर्वे जरूरी क्यों नहीं। मदरसों पर सवाल भड़के भाईजान। सर्वे एक टारगेटेड सर्वे है मुस्लिम समुदाय के खिलाफ। सर्वे होना तो प्राइवेट स्कूल का होना चाहिए, मिशनरी स्कूल्स का होना चाहिए, गवर्नमेंट के स्कूल का होना चाहिए, सबका आरएसएस के स्कूलों का होना चाहिए। सर्वे पर संग्राम, मदरसों पर घमासान। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को। मदरसों का सर्वे, गुरुकुल को छूट। इसलिए उसका एक बार सर्वे होना बहुत नितांत जरूरी है। मदनी का प्रहार, सर्वे के एजेंडे पर वार। मुस्लिमों को डराकर किसे मुनाफा। हिंदू मुस्लिम की लड़ाई मदरसों पर आई। उत्तर प्रदेश में बिना सरकारी मान्यता के चल रहे मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो चुका है और इसका विरोध भी हो रहा है। जमीयत ने सवाल उठाया है कि अगर मदरसों का सर्वे किया जा रहा है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का सर्वे क्यों नहीं किया जा रहा। यूपी में मदरसों के सर्वेक्षण की तैयारी को लेकर खड़े हुए विवाद के बीच जमीयत उलेमा हिंद ने मंगलवार को कहा कि ये कदम उठाने से पहले मुस्लिम समुदाय को भरोसे में लिया जाना चाहिए था। साथ ही जमीयत के अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि अगर मदरसों का सर्वे जरूरी है तो फिर दूसरे शिक्षण संस्थानों का सर्वे जरूरी क्यों नहीं है। मदनी के मुताबिक मदरसों में शुद्ध धार्मिक शिक्षा दी जाती है और यह हक हमें देश के संविधान ने दिया है, जहां आतंकवाद के लिए कोई जगह नहीं है। ऐसा भी नहीं है कि सभी जगह मदरसों के सर्वेक्षण का विरोध हो रहा हो। मदरसा दारुल सादात के प्रिंसिपल मौलाना इस्लाम ने सर्वे के फैसले का स्वागत किया। मौलाना इस्लाम ने कहा कि उनका मदरसा 1967 में कायम है और कौम की मदद से चलाया जा रहा है। तो सिर्फ कौम के और आपके चंदे पे चलाते हैं, गवर्नमेंट से भी हम नहीं लेते हैं और बाहर से भी हम कोई पैसा नहीं, क्योंकि हिंदुस्तान के वालों का दिल इतना बड़ा है जो हमको चलाने के लिए काफी है। अच्छा, हमने कंप्यूटर से जोड़ भी रखा है, 7 कंप्यूटर है हमारे पास। यूपी के हमीरपुर में सर्वे के पहले ही दिन एक मदरसा गैर मान्यता प्राप्त निकला। इसी तरह अलीगढ़ में भी 2 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त निकले, जिसमें करीब 350 बच्चों को तालीम दी जा रही थी। बिजनौर में भी 3 मदरसों का सर्वे किया गया, जिसमें कई खामियां देखने को मिली, कई दूसरी गड़बड़ियां भी दर्ज की गई। आगरा में भी मदरसों का सर्वे शुरू किया गया है। वहीं बुलंदशहर में अभी तक कोई मदरसा गैर मान्यता प्राप्त नहीं मिला है। आजमगढ़ में भी मदरसों का सर्वे किया जा रहा है, जहां सर्वेक्षण का स्वागत किया गया। मदरसों में हम जो सर्वे करा रहे हैं या देख रहे हैं, जो मदरसे रजिस्टर्ड हैं या अनरजिस्टर्ड हैं, और ये भी देखेंगे कि किस ज़मीन पे बने हैं, उसकी नौइयत क्या है, यही सब चीज़ें देखी जा रही हैं। मदरसे की सर्वे एक अच्छा काम है। मदरसे में पढ़ने वाले गरीब मुसलमानों के बच्चों को बेहतर शिक्षा मिले, उनका बेहतर स्वास्थ्य हो, इसके लिए सर्वे कराया जा रहा है। यूपी सरकार ने 31 अगस्त को राज्य में संचालित सभी गैर मान्यता प्राप्त प्राइवेट मदरसों का सर्वेक्षण करने का आदेश दिया था, जिसके लिए 10 सितंबर तक टीम गठित करने का काम खत्म कर लिया गया है। 5 अक्टूबर तक सर्वे पूरा करके 25 अक्टूबर तक रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो उत्तर प्रदेश में तो मदरसों के सर्वे का काम शुरू हो भी चुका है। इस सर्वे को लेकर जमीयत समेत कई राजनीतिक दल हैं जो सवाल उठा रहे हैं। मौलाना मदनी कह रहे हैं कि सिर्फ मदरसों का सर्वे क्यों हो रहा है। कई मदरसों ने इस सर्वे का स्वागत भी किया है। ऐसा नहीं है कि हर मदरसे में विरोध ही हो रहा है, कुछ है जो सर्वे का स्वागत भी कर रहे हैं। और इस बीच अलीगढ़ में 2 मदरसे गैर मान्यता प्राप्त मिले भी हैं।
सवाल ये उठ रहा है कि कुछ राजनीतिक दलों का यह मानना है कि अगर मदरसों का सर्वे हो रहा है तो फिर बाकी शिक्षण संस्थानों का क्यों नहीं, गुरुकुल को छूट क्यों मिल रही है। सवाल यह भी है कि इसके जरिए क्या मुस्लिमों में एक डर फैलाने की कोशिश की जा रही है। इस डर से फायदा किसे है? हिंदू मुस्लिम की लड़ाई को मदरसों तक लाने की जरूरत क्या है? ये तो एक सिर्फ सर्वे ही है, कहीं किसी को टारगेट करने की बात तो की नहीं जा रही। टारगेट पर मुसलमान है या मदरसे, इस तरह का सवाल क्या वाकई बनता है? और मदरसों के सर्वे का मकसद क्या है? बार बार यह सवाल पूछा जा रहा है कि मकसद क्या है। मदरसों की जांच अगर हो रही है तो आंच किस पर है? कलीमुल हफीज हमारे साथ हैं, AIMIM से प्रोफेसर विशाल मिश्रा हमारे साथ जुड़ रहे हैं, संघ समर्थक हैं, और मुफ्ती शमून काजमी भी हैं, मुस्लिम स्कॉलर हमारे साथ। शमून काजमी साहब, अरशद मदनी कहते हैं कि संविधान ने हमें अधिकार दिया है धार्मिक शिक्षा देने का, देश के विकास के लिए ही अस्तित्व में है मदरसे, हमारे मदरसों के दरवाजे सभी के लिए खुले हैं। भाई अगर सबके लिए दरवाजे खुले हैं तो फिर सर्वे करने वाली टीम के लिए भी दरवाजे खोल दीजिए, दिक्कत कहां है? देखिए विशाल जी, पहले तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि ये एक रूटीन प्रक्रिया है, सर्वे करना, जायज़ा लेना। और दूसरी, इससे पहले मैं कहना चाहता हूँ कि मदारिस इस्लामिया उस एजुकेशन को समाज और आवाम में फ़रोग़ देते हैं, पढ़ाते हैं कि जिससे एक इंसान अच्छा इंसान बने, और वो है जो 1400 साल पहले हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लेकर के आए। और उनका एक ही मकसद था कि तुम ऐसे ईमानदार बनो कि दुनिया तुम्हें देख करके राह रास्त पर आए। और हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो पहला खुतबा हज्जतुल विदा है, उसका शॉर्ट ये है कि ना किसी अमीर को गरीब पर, ना गरीब को अमीर पर, ना काले को गोरे पर, ना गोरे को काले पर। ये सारी चीज़ों के फ़र्क को ख़त्म करने के लिए इस्लाम एक निज़ाम हयात है, यानी लाइफ स्टाइल और ज़िंदगी जीने का तरीक़ा। उसमें क्या, उसने मसावात पर ज़ोर दिया, उसने ख़वातीन के साथ जो जुल्म हो रहा है उसे रोकने का काम किया। और इस काम की ज़िम्मेदारी अल उलमा वरसतुल अंबिया, यानी उलमा जो हैं, विद्वान जो हैं, उनके वारिस हैं। अब उन्हें एक ऐसी ट्रांसपेरेंस और ईमानदारी के साथ अपने आप को पूरी दुनिया के अंदर पेश करना है कि उनके ऊपर कोई उंगली ना रख सके। इसका मैं मतलब नहीं समझ पा रहा हूं, उनका अपना कहने का अपना तात्पर्य अलग होगा, मगर मैं ये बात कहना चाहता हूं कि मदारिस इस्लामिया का अगर कोई जायज़ा सरकार लेना चाहती है और उन्हें अच्छी और उन्हें सुविधा देना चाहती है, तो हम तो ईमानदार लोग हैं, हमें तो उसका इस्तकबाल करना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। अगर हम ट्रांसपेरेंसी और ईमानदारी को आगे रखते हैं तो इसमें तो कोई मतलब ही नहीं। और हमें दूसरे से मतलब नहीं कि कोई गुनाह कर रहा है या दूसरे को क्यों नहीं, हमें तो अपने आप को ठीक करना है। यानी तो आप कह रहे हैं कि आप स्वागत करते हैं, ये होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है। आज विशाल साहब एक बात मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं तमाम हिंदुस्तान के मुसलमानों से कि तुम्हें ईमानदार होना है, और ईमानदार होना है तो जो हमारे उलमा हैं, हमारे जो असातिज़ा हैं, जो हमारे टीचर्स हैं, उन्हें अपना कैरेक्टर और किरदार पेश करना होगा। रात के 12 बजे भी कोई आए तो दारुल उलूम देवबंद और तमाम मदारिस का आज तक का उसूल ये है, और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस बात को कहा है कि अगर रात के 12 बजे भी तुम्हारे पास कोई आए तो तुम्हें उन्हें अच्छी हालत में तुम्हें देखना चाहिए, ताकि वो इंसान अपने आप को ठीक कर सके। और उसका एक वाकया मैं सिर्फ बताना चाहता हूं विशाल जी, बहुत अहम है। हजरत उमर जो खलीफा दोम हैं, जब वो मुसलमान इस्लाम को कबूल करते हैं, और हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले तो वो उनके हाथ में तलवार थी, उनका वाकया मैं पूरा नहीं बल्कि शॉर्ट बता रहा हूं। तो जिस वक्त वो आते हैं तो हुजूर अपने सहाबा को भेजते हैं, यानी संगतियों को, कि देखो उमर के साहब, हजरत उमर जो है दरवाजे पर हैं, गुस्से में हाथ में तलवार थी। अब वो ईमान ले आते हैं, यानी मुसलमान हो जाते हैं। तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस वक्त बैठे हुए हैं तो जैसे आपस में बात करते हैं तो हजरत उमर उठ के चलने लगते हैं। मैं ये वाकया तमाम उलमा को कहना चाह रहा हूं। तो हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत उमर की चादर पकड़ के कहते हैं कि उमर, अब तुम हमारे हर चीज में शरीक हो। इस्लाम में अगर इस्लाम वही इस्लाम है जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो कोई चीज छुपी हुई नहीं है। हम इंसानियत की फलाह और बहबूदी के लिए आए हैं। अगर मदरसों कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है, ठीक, होना चाहिए, कोई भी चीज छुपी हुई नहीं है कलीमुल हफीज। और अगर सर्वे के लिए कोई आता है तो उसके लिए भी दरवाजे उसी तरीके से खुले होने चाहिए। जब छुपाने के लिए कुछ है ही नहीं तो फिर सर्वे करने वाली टीम से दिक्कत क्या? देखिए विशाल साहब, हमारे घर की कोई चीज पहले से छुपी हुई नहीं है। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय का एक डिपार्टमेंट है
यूडाइज वो बाकायदा हर स्कूल, चाहे वो मान्यता प्राप्त हो गैर मान्यता प्राप्त हो, उसको सर्वे करके उसकी सारी डिटेल, कितने बच्चे कितनी बच्चियां, कितना टॉयलेट पक्का है कच्चा है, ये सब बाकायदा उसको यूडाइज कोड देता है। और ये सर्वे पहले से सरकार के पास मौजूद है और ये टाइम पर सरकार अपने सर्वे को अपडेट करती रहती है। तो जहां तक आप लोग उसके डाटा की बात कर रहे हो, सर्वे की बात कर रहे हो, तो ये पहले से मौजूद है, साइट पे मौजूद है। आप कहें तो मैं आपको साइट का नंबर दे देता हूं। अरे आप खुद ही तो कह रहे हैं ये जो सरकार का छलावा है सर्वे, वही तो मैं अभी कह रहा हूं, टाइम टू टाइम अपडेट होता रहता है। हाँ नहीं, वो अपडेट, हाँ अगर वही अपडेट हो तो हमें कोई एतराज नहीं है। वो नहीं, अगर वही अपडेट हो तो हमें कोई एतराज नहीं है, क्योंकि वो अपडेट सबका होता है। वो सरकारी मांगी जा रही है, आपने भी वो फॉर्म देखा होगा, किन 11 चीजों की जानकारी मांगी जा रही है, वो बाकायदा पूरी लिस्ट है। उससे उन्हीं चीजों की जानकारी मांगी जा रही है। बिजली है कि नहीं, पानी है कि नहीं, शौचालय है कि नहीं, फर्नीचर है कि नहीं, पाठ्यक्रम क्या है, इनकम का सोर्स क्या है, यही तो पूछ रहे हैं। और क्या पूछ रहे हैं सर? मुझे 10 सेकंड दे दिए, मैं अपनी बात पूरी कर दूं। यूडाइज में ये सारी चीजें मौजूद हैं और उसको अपडेट करें, यानी कि उसके थ्रू सारे विद्यालय, चाहे वो प्राइवेट हो, सरकारी हो, मान्यता प्राप्त हो, गैर मान्यता प्राप्त हो, सबका होता है उसमें। और ये पहले से हो रहा है और किसी को ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस सरकार की मंशा पे, छलावे पे है। ये सरकार मुसलमानों के साथ और इस्लाम के साथ दुश्मनी करते हुए दिखना चाहती है। ये बुलडोजर क्यों चला रही है? ये बुलडोजर इसलिए नहीं चला रही है कि उसको बिल्डिंग तोड़ना है, ये बुलडोजर इसलिए चला रही है ताकि अपने वोटर्स को ये दिखा सके कि देखो हम कितने जालिम हैं। अरे भाई मैं कह रहा हूं, मदरसे का सर्वे हो रहा है, कहां कुछ गिरा दिया? अभी तो सर्वे हो रहा है। आप सर्वे पर आपने पहले से सोच लिया है कि अभी सर्वे होगा, कल बुलडोजर चल जाएगा। 4 मदरसे आसाम में गिरते हुए नहीं देखे? नहीं तो आसाम में गिरने की क्या वजह बताइए? नहीं देखे आपने? रायबरेली उत्तर प्रदेश में नहीं देखा? मैं कह रहा हूं, जहां पर भी कोई बुलडोजर चला, वहां पर उसके गिरने की क्या वजह बताई गई? क्या मनमाने तरीके से गिरा दिया? उसकी गिरने की एक ही वजह है कि सरकार जालिम है। तो मैं कह रहा हूं, आपके पास कोई वैलिड रीजन नहीं है समझाने के लिए। अगर सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से कब्जा करके कोई मदरसा बनाए या फिर कोई अपना मकान बनाए तो उसे गिराया जा रहा है। उसमें टारगेट कहां किया जा रहा है? अगर आप काम गलत करेंगे तो बुलडोजर चलेगा, अगर आपने गलत काम नहीं किया तो बुलडोजर से डरना क्या? नहीं, देखिए आप लोग जो है ना, उस सरकार के गलत कृत्य को जस्टिफाई करते हैं। यहां पे आपको ये कहना चाहिए सरकार संविधान से चलती है, संविधान में ये पूरा प्रोसीजर है, कोई गलत है तो उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। तो संविधान के ने ही तो अधिकार दिया है, डिमोलिशन का कुछ भी है, मदरसे का सर्वे करने का अधिकार है या नहीं? सरकार, मदरसे का सर्वे गैर संवैधानिक है क्या? देखिए सरकार नहीं, मैं जो आपसे कह रहा हूं, सरकार का मुख्यमंत्री चीफ जस्टिस नहीं है। चीफ जस्टिस को अपना काम करने दीजिए, वो जो डिसीजन देंगे उस पर हम ही मानेंगे। दूसरी बात, जहां तक सर्वे की बात है, सर्वे हमें कोई एतराज नहीं है, पहले से सर्वे हो रहा है और आइंदा भी होगा। हमें एतराज इस बात से है कि आप टारगेट करके उन मदरसों को टारगेट कर रहे हैं जो आपसे बिल्कुल सहायता भी नहीं लेते, आपसे कोई पैसा नहीं लेते, अपने रिसोर्सेज सर्वे करके जानकारी जुटाना, गरीब बच्चों को पढ़ाते हैं, आप उनको पीछे पड़े हुए। जानकारी जुटाना, टारगेट करना कैसे होता है? और क्या आपकी सरकार ने ऐसा कोई कदम उठाया है क्या कि इनमें ये भरोसा नहीं है? इन्हें लगता है कि आज सर्वे हो रहा है, कल बुलडोजर चल जाएगा। भरोसा नहीं जीत पा रहे क्या आप? देखिए अभी कहा जा रहा है कि एक तरफ हम संविधान को मानते हैं, बार बार संविधान की बात की जाती है, और दूसरी तरफ उसी संविधान के प्रावधानों के तहत कार्यपालिका, न्यायपालिका, विधायिका जो भी संस्थाएं हैं वो अपना काम करती हैं, तो उनके काम करने के तरीके पर प्रश्न चिन्ह खड़ा किया जाता है। अभी देखिए बार बार ये बात कही जा रही है कि सर्वे होता रहा है। आप मुझे ये बताइए, यदि सरकार सर्वे करा रही है, वहाँ पर बेसिक सुविधाएं हैं कि नहीं है, शिक्षा है कि नहीं है, टॉयलेट है कि नहीं है, कहाँ से फंडिंग हो रही है, सरकारी अवैध ज़मीन पर तो नहीं है, बाकायदा एक मिनिमम सेट प्रोसीजर है कि नहीं है। अगर इन बातों को लेकर सर्वे कराया जा रहा है तो ये बताइए, एक बिल्कुल लेमैन मतलब आदमी की तरह, बिना किसी इफ और बट के, तो इसमें आपत्ति किस बात की है? और अभी भी कहा जा रहा है कि सर्वे होता रहा है, अपडेट होता रहा है, तो उसी अपडेशन के लिए ही तो कराया जा रहा है। लेकिन नहीं, सरकार की मंशा पर सवाल किया जा रहा है। अभी तो ऐसा कुछ हुआ नहीं, लेकिन मंशा पर, नियत पर सवाल उठ रहा है। इस बीच मदरसों के सर्वे को लेकर एक और बयान दिया गया है। ये बयान भी मैं आपको बता देता हूं। मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान है। वो कह रहे हैं कि सर्वे करने वाले आप होते कौन? सर्वे की टीम को जूते चप्पल से स्वागत करेंगे। मौलाना साजिद रशीदी का ये बयान, निजी मदरसों का हिसाब लेने वाले आप होते कौन?
जरा सुनवाते हैं आप। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। ये बिल आया था कांग्रेस हुकूमत में जब कपिल सिब्बल एजुकेशन मिनिस्टर थे, और उन्होंने इसमें सभी मदरसास को शामिल कर लिया था। लेकिन जमीयत उलमा हिंद की एक रीट पर जो है मदरसों को और पाठशालाओं को और जो इस तरह के प्राइवेट इदारे हैं जो चंदे से चलते हैं, उन तमाम को अलग कर दिया गया था। तो ये बेवकूफ़ लोग हैं जिनको संविधान का, कानून का कोई ज्ञान नहीं है, जो लोग ये कहते हैं कि साहब प्राइवेट मदरसे भी। अरे भाई, जो प्राइवेट मदरसे हमारे 2.5% की ज़कात पर चलते हैं, आप कौन होते हैं उनका हिसाब लेने वाले? भाई, आप होते कौन हैं कि आप उनका सर्वे कराएंगे कि साहब चंदा का? मैं बता रहा हूँ ना कि मैं ज़कात देता हूँ 2.5%, मेरी ज़कात से चलता है मदरसा। जितने भी मदरसाज हैं जिनमें कुरान की, हदीस की तालीम होती है, वो सिर्फ 2.5% की ज़कात पर चलते हैं। उनका कोई कहीं से कोई किसी तरह का वो नहीं है। हाँ, आपके जो मदरसाज हैं जो लीगल एड लेते हैं सरकार से, आप कराइए उनका सर्वे, उनका आधुनिकरण कीजिए, उनमें दुनियावी शिक्षा दीजिए, उनमें जो चाहे आप कीजिए, ये आपका अधिकार है। लेकिन आप कहें कि साहब हम जो है प्राइवेट मदरसों का भी करेंगे, तो मैं मुसलमानों से एक अपील करना चाहता हूँ कि इस तरह का नोटिस जो भी लेकर आए उसको 2009 का वो कानून दिखाइए और चप्पल जूतों से उनका स्वागत कीजिए। शगुन काज़मी साहब, इस तरह के लोग शायद इस्लाम का सबसे ज्यादा नुकसान करते हैं। जूते चप्पल से स्वागत कीजिए, आप होते कौन हैं हिसाब लेने वाले? देखिए, जो संवैधानिक मर्यादाएं हैं, ये भी एक ऐसी लैंग्वेज है कि जो उन संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन है। मैं ये समझता हूँ कि देश का कोई भी नागरिक, कोई भी शहरी संविधान की मर्यादाओं से बाहर नहीं जा सकता, और मदारिस इस्लामिया हों या अन्य पाठशालाएं हों, उनमें अगर ये तो एक जायज़ा लिया जा रहा है, और ये हम क्योंकि टैक्स भी देते हैं मदारिस में। मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि ये लोग जो इधर उधर की बात करते हैं, अभी मदारिस इस्लामिया का हमने दौरा किया SPEM के तहत। थोड़ा ही टाइम उसमें हुआ, अगरचे कुछ पैसे उनके गए जो प्रोजेक्ट अप्रूवल बोर्ड के ज़रिए से, तो हमने कई दर्जन मदरसों में हम गए। आज भी वो हज़ारों लोग ऐसे हैं कि जो इन बातों की शिकायत करते हैं कि उनकी सैलरी भी रुकी हुई थी, वो जानी शुरू हो गई। उनकी जो समस्याएं हमने देखी, जो परेशानियां देखी, और उनका जो टैलेंट हमने देखा, वो ये था कि वो बच्चों को जो परमानेंट टीचर्स हैं उनसे अच्छा पढ़ा रहे हैं। अगर गवर्नमेंट यूपी ने इस बात का संज्ञान लिया है कि हम उन मदरसों का जायज़ा लें कि उनमें ज़रूरत क्या है, कितने टीचर्स की जरूरत है, तो ये तो ट्रांसपेरेंसी के मुताबिक। साहब, फायदे क्या है ये तो सब जानते हैं। मैं ये कह रहा हूं, जो फायदे जानकर भी अनजान बने हुए हैं, जो फायदे जानकर भी लोगों को भड़काने का काम कर रहे हैं, उन्हें कैसे समझाया जाए? मैं वही कहना चाह रहा हूं। नहीं, अब वो देखिए, ये सब लोग अलग थलग हो जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि आज वो राजनीति अब खत्म हो गई है। मैं ईमानदारी के साथ ये बात देख रहा हूं, और सरकारों को ईमानदार होना चाहिए, ट्रांसपेरेंस होना चाहिए। सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, अगर उस पर काम हो रहा है, खाद्य सामग्री सबको मिल रही है, तो मैं ये कहना चाहता हूं। सुन रहे वो कह रहे हैं मंशा पर सवाल है साहब। आप कल को हमारे गिरा देंगे मदरसे, बुलडोजर चला देंगे। उनका अपना वो है, मेरा मत ये है। मैं जो कहना चाह रहा हूं, मैं जो पैगाम देना चाह रहा हूं अपनी कौम को और मुसलमानों को, कि आपको कतई तौर से किसी चीज से ना डरने की जरूरत है, ना आपको इसकी जरूरत है कि आपकी वजह से वोट बैंक बनाया जा रहा है। अरे वोट बैंक तो 75 साल तक मुसलमानों को बनाया ही गया, और आज भी वही वोट बैंक बनाने की साजिशें हो रही हैं कि ताकि मुसलमान मुख्य धारा से न जुड़ सके और वो अपना इन्हीं तमाम चीजों में पड़ा रहे और बस इन्हें वोट देता रहे, और ये मलाई खाते रहे, ये आराम से ऐश करते रहे, और ये कौम बदहाल रहे। तो इसलिए मुसलमानों को मैं तो एक बात ये कहना चाह रहा हूं सीधे कि मुसलमानों, तुम्हें डरने की जरूरत नहीं, ईमानदार होने की जरूरत है। आपको अपने आप को ट्रांसपेरेंस रखने की जरूरत है। हमारा मतलब क्या है किसी भी ऐसी गतिविधि से कि जो आतंक से मुताल्लिक हो, जो टेरर से मुताल्लिक हो, जो किसी के साथ जुल्म करने से मुताल्लिक हो। बल्कि हमारा काम तो यह है, मुसलमानों, आपका काम यह है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क़ब्ल नबुव्वत एक तंजीम बनाई, ऑर्गेनाइजेशन बनाया, जिसका मकसद था जालिम का साथ नहीं देंगे, मजलूम की मदद करेंगे। तो आपका काम तो यह होना चाहिए कि इस देश को हमारे बुजुर्गों ने, हम सब ने, हिंदू मुसलमानों ने मिलकर के इसे आजाद कराया है, और आज उसे अच्छा करने की जरूरत है। और कैसे अच्छा करने की जरूरत है कि आप अच्छे नुमाइंदे चुनिए, अच्छे लीडर्स लाइए, और उसके लिए सबसे जो मैं एक जो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मैं वही बात कहना चाह रहा हूं। तो आपको जालिम नहीं, मजलूम का साथ देना है। और आज एक बात कहना चाहता हूं विशाल जी, एक बहुत अहम बात कह रहा हूं, कुरान पाक को पढ़िए और आप गैर मुस्लिमों को भी बताइए, ताकि वो भी जाने
कुरान के 20वें पारे के अंदर है। मैं आज बहुत आपके साथ अहम बात कहने जा रहा हूं। वह नुरीदु अन्ना मुन्ना अल्लज़ीना स्तुज़िफ़ू फिल अर्ज़, जिन्हें जमीनों के अंदर दबाया और कुचला गया है, कमजोर किया गया है। हम चाहते हैं अइम्मतन व नजअलहुमुल वारिसीन, हम उन्हें हुकूमत देंगे और हुकूमत ही नहीं, हम उन्हें जमीनों का भी वारिस बनाएंगे। ये फिरौन और मूसा से मुताल्लिक आयत है, इसका शान नुज़ूल वो है। मगर आज मैं आपसे कहना चाहता हूं, एपीजे अब्दुल कलाम एक गरीब घर से निकल करके आए, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने। उसके बाद जो उनके बाद आए रामनाथ कोविंद, वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बने, वो भी बहुत गरीब घर से नीचे निकल करके आए। और आज की जो प्राइम मिनिस्टर, जो आज की प्रेसिडेंट है, वो आखिरी दर्जे की, आखिरी पायदान पे खड़ी हुई एक लेडी थी, जिसे महात्मा गांधी ने कहा कि आखिरी पंक्ति। और हमारे उपाध्याय जी, यानी उन्होंने कहा कि आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हुआ इंसान, आखिरी सीढ़ी पे खड़ा हुआ इंसान जब वो मुख्य धारा में आएगा, तब हम देश को ये समझेंगे कि हमारा देश स्वतंत्र हुआ है। और आज एक सबसे अहम बात और ये है कि इन चारों की, यानी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की, इनका आप जो बैकग्राउंड देख लीजिए, ये राजघरानों से नहीं आए। तो ये ऊपर वाला, वो मालिक हमारा, वो चाहता है कि हम कमजोरों को हुकूमत देंगे। ठीक है, और इसीलिए सर्वे की बात भी की जा रही है ताकि क्वालिटी एजुकेशन दी जा सके। ये लगभग 80 एकड़ में सहजन के पत्तों को उगाते हैं। 100 ग्राम इन पत्तों के पाउडर को लगभग 600 से 800 तक के भाव में आराम से बेच देते हैं। आपको भी शुरू करना है तो अभी डाउनलोड कीजिए फ्रीडम ऐप को।